Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today is lecture number 3 for the course of Steel Structures. This course is generally for BS Civil Engineering Technology. I myself engineer Dr. Mohammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, and Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 3 and week number 3. So in our today's lecture, first of all, we will discuss about the loads and its combinations. कि जब आपके पास variety of loadings एक साथ आ जाती हैं तो हम उसको loads को combine किस तरह से करते हैं. Then we will discuss about the design methods, factor of safeties and LRFD design method. तो ये आज का हमारा जो है वो जनरल कंटेंट है. These are your reference text books. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं. Now the summary of the previous lectures. इस कोर्स में सबसे पहले we discussed about what is steel and how different types of alloys when we mix together and metallic alloys also. तो स्टील जो है वो किस तरह से हम बनाते हैं. उसके बाद जो है वो कुरान पाक में आयरन का जिक्र है. अल्लाह तबारक व तआला ने 6 दफ़ा कुरान पाक में आयरन का जिक्र किया है. Then we discussed about the steel making process, treatments, processes affecting the steel properties. उसके बाद हमने उसके different types पढ़े and mechanical properties of structural steel sections हमने डिस्कस किए कि M sections हैं, W sections हैं, उसके बाद जो है वो I sections हैं, S shaped sections हैं. उसके बाद हमारे पास जो है वो angle sections हैं, channels हैं. तो उनकी जो major compositions and designation systems हमने डिस्कस किए कि किस तरह से हम उनको designate करते हैं. And then we discuss about advantages and disadvantages of structural steels. उसके बाद हमने built up sections and modern structural steel के usages भी डिस्कस किए. built up sections में हम वही जो conventional structural steel shapes जो हैं उनको हम एज अ combine के तौर पे दो एज अ इकट्ठे एक साथ यूज कर सकते हैं या दो से ज़्यादा जो है वो उनको हम एज अ combine के तौर पे जब उनको यूज करते हैं. that sections basically are known as a built up sections. Now in our today's lecture, first of all we will discuss about the types of loads के जो load कौन से act करते हैं. Then we will discuss about the various design methods, factor of safeties, load combinations, concepts of load and load resistance factors, plastic design and then the limits on the design. तो ये आज का हमारा जो है वो general topic है. Now coming back to the topic, first of all we will discuss about the types of loads. लोड्स हमारे पास वैरायटी ऑफ लोडिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं. डेड लोड्स क्या हैं, लाइव लोड्स क्या हैं. सो डेड लोड द डेफिनेशन इज द लोड व्हिच ऑलमोस्ट रिटेन्स इट्स मैग्नीट्यूड एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. कि उसका अपनी एक इंटेंसिटी और एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के लोड के ऊपर, हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, किस ओरिएंटेशन के ऊपर वो लोड एक्ट कर रहा है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डेड लोड एंड इज डिनोटेड बाय डी. कि डी कैपिटल से हम इसको रिप्रेजेंट कराते हैं या DL से भी आप रिप्रेजेंट करा सकते हैं. ये स्ट्रक्चर का अपना जो सेल्फ वेट है जो कि थ्रू आउट स्ट्रक्चर के ऊपर, थ्रू आउट द लाइफ स्ट्रक्चर के ऊपर एक्ट कर रहा होता है. और एक मैग्नीट्यूड इसकी अपनी इंटेंसिटी होती है और एक सर्टेन पॉइंट या एक सर्टेन लोकेशन जिसके ऊपर ये लोड एक्ट कर रहा होता है. दिस लोड बेसिकली इज यूजुअली एज वी डिस्कस कि ये स्ट्रक्चर का अपना सेल्फ वेट होता है. नॉट ओनली दिस मेंबर बट ऑल द अदर मेंबर्स रेस्टिंग ऑन द एयर और रेस्टिंग ऑन एयर. फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलम की बात करें तो कॉलम का अपना भी डेड वेट है. उसके ऊपर जो है वो बीम्स आ रहे होते हैं, उसके ऊपर आपकी स्लैब आ रही होती है, स्लैब की फिनिशिंग हो गई. तमाम जो कंपोनेंट्स हैं बेसिकली दैट आर जो है वो एक कंबाइन करते हैं तमाम लोड को और वो लोड जो है वो मेंबर टू मेंबर ट्रांसफर हो रहा होता है. उसके बाद दिस लोड कंस्टिट्यूट्स अ बिगर पार्ट ऑफ द टोटल लोड ऑफ द स्ट्रक्चर. के टोटल लोड ऑफ द स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर के ऊपर हमारा सब लोड एक्ट कर रहा है उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट होती है वो स्ट्रक्चर का अपना डेड वेट है जिसको हम डेड लोड कंसीडर करते हैं. नाउ अनदर टाइप इज लाइव लोड. लाइव लोड बेसिकली हमारे इंसानों से कनेक्टेड है. इंसानों का अपना वजन हो गया, इंसानों की बिलोंगिंग्स हो गई, जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, इवन जो हमारे शूज़ हम जो पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, दैट आर आल्सो कमिंग इन दिस कैटेगरी ऑफ लोडिंग. द लोड ड्यू टू पर्सन्स ऑक्यूपाइंग द स्ट्रक्चर एंड देयर बिलोंगिंग्स इज कॉल्ड लाइव लोड डिनोटेड बाय L or LL whose magnitude and point of application changes with the time. Dead load का point of application and intensity was fixed on one point. However, in the live load case, we have the intensity also its variable intensity and its point of application is also variable. In the case of bridges, live load consists of the weight of vehicles moving over the bridge. के vehicles आपके जो है वो
व्हीकल मूव कर रहे होते हैं ब्रिजेस के अंदर, रोड्स के ऊपर, तो लाइव लोड्स हैं बेसिकली, और वो मूवेबल लाइव लोड्स हो जाते हैं. With these types, we have other special types also: wind load, earthquake load, retained water load, retained soil load, and loads due to the temperature variations, shrinkage load, या जो भी environmental changes की वजह से even snow load भी आ जाता है sometimes, जो है वो earthquake या seismic intensities भी आ जाती हैं. तो हमारे पास various types of loads हैं, उनको हम discuss करते हैं आज. And first of all is the self load. This type of load basically is the due to the self weight of the structure, जैसे हम डिस्कस कर रहा है. For a design, a reasonable value of self load depending on the past experience is assumed in the start. कि स्टार्ट के अंदर हम एक assume weight based on the experience हम assume भी करते हैं, उसके बाद हम अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, और एट द एंड हम उसको वेरीफाई भी करते हैं कि जो लोड हमने अज्यूम किया था उससे डिजाइन कंसिडरेशंस क्या आई और एक्चुअल लोड बेसिकली क्या है. तो स्ट्रक्चर का अपना जो वेट है बेसिकली सेल्फ वेट, उसको हम सेल्फ लोड के तौर पे ट्रीट करते हैं. एंड सेकंड इज द इम्पोज्ड लोड. इम्पोज्ड बेसिकली इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लाइव लोडिंग. Self load is coming in the category of dead loading. Imposed load basically all loads leaving the self weight को छोड़ के remaining जो loads हैं basically all external loads acting on the member to be designed are also called imposed or superimposed load, including live load, wind load, earthquake. Part of the dead load may also act as imposed load. कि कुछ हिस्सा डेड लोड का भी समटाइम्स कंसीडर हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हम अपनी सीलिंग्स वगैरह के अंदर, छतों के अंदर जो है वो हम ओपनिंग्स वगैरह छोड़ देते हैं, कुछ अरसे के लिए हमने उस ओपनिंग के अंदर ग्लास लगा दिया था, उसके बाद जो है वो हम उसको रिमूव करके एज अ कोई और सब्सटेंस या उसको परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो इट विल बी कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ सुपर इम्पोज लोडिंग्स. और वो जो है वो आप लोड का जो लोड की कैपेसिटी है उसको आप चेंज कर सकते हैं. So now we have a service loads. The maximum intensity of load expected during the life of the structure. कि जो स्ट्रक्चर की डिजाइन लाइफ है, जो सर्विसेबल लाइफ है, उस दौरान जो मैक्सिमम इंटेंसिटी एक्ट कर रही है, जो आपकी थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर जो लोड मैक्सिमम एक्ट कर रहा है, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द सर्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इज कॉल्ड द सर्विस लोडिंग. कि उसके अंदर प्रोबेबिलिटीज हैं. हम प्रोबेबिलिटी किसको कंसीडर कर रहे हैं कि एक हमारे पास डेड लोड्स फिक्स हो गए, लाइव लोड्स हमने कंसीडर कर लिया कि इतने बंदे हैं, इतना हमने रहना है, ये सारी चीजें हमारे पास फिक्स हो गई. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम सारी चीजें फ्लक्चुएट कर रही होती हैं. आज एटमॉस्फेयर दूसरा है, कल सडनली जो है वो बारिश आ जाती है, छतों के ऊपर इवन पानी स्टोर हो जाता है, बर्फबारी हो जाती है, तेज हवाएं आ जाती हैं, तूफान आ जाते हैं. तो इन दैट केस आल्सो वी हैव टू फेस सेवरल टाइप्स या आवर स्ट्रक्चर हैव टू फेस सेवरल टाइप्स ऑफ इंटेंसिटीज जिनकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी हमें कोई पता नहीं होती. तो उन तमाम फोर्सेस का एक कम्युलेटिव मैक्सिमम इंटेंसिटी जो स्ट्रक्चर के ऊपर थ्रू आउट द लाइफ एक्ट कर रही होती है, दैट बेसिकली इज कंसीडर्ड एज अ सर्विस लोड्स. No additional factor of safety or overload factor is included in the service load. उसके अंदर कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात नहीं हो रही. सारी चीजें जो है वो हम एक्चुअल जो कंसीडर कर रहे हैं, दैट आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ सर्विस लोड्स. नाउ वी हैव फैक्टर लोड्स. कि वही सर्विस लोड जब हम एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी जो एक इंटेंसिटी या लोड को थोड़ा सा हायर कंसीडर करें, दैट लोड्स बेसिकली आर कंसीडर्ड एज अ फैक्टर लोड्स. लाइव लोड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इनके अंदर कौन सी चीजें आ जाती हैं? पर्सन्स ऑक्यूपाइंग हैं, बिलोंगिंग्स हैं, फर्नीचर्स हैं, ड्रेसेस हैं, बुक्स हैं, किचन वेयर्स हैं, अलमीराज हैं. ऑल दीज आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ लाइव लोड. एंड देन वी हैव अ विंड लोड. विंड लोड जो है उसके अंदर डायरेक्शन वेरिएशन ऑफ द विंड लोड एज ऑलरेडी डिस्कस इन द डिजाइन एड्स. ये ज्यादातर उसी स्ट्रक्चर के हवाले से हमारे पास डिजाइन एड्स के अंदर इसकी सारी गाइडलाइंस मौजूद हैं. हम जैसे ही किसी स्ट्रक्चर को विंड के हिसाब से कंसीडर करते हैं तो जो एक रिस्पेक्टिव इंटेंसिटीज हैं उनको हम कंसीडर करके डिजाइन कर रहे होते हैं. तो विंड लोड बेसिकली इज लोड जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में हवाओं का प्रेशर कहते हैं. इवन सम केसेस के अंदर ऐसे ऑब्जर्व किया गया है कि फॉर एग्जांपल जो आप एक दरवाजा या अपोजिट डायरेक्शन में विंडो वगैरह ओपन है तो सडनली एक हवा का जो ब्लो आता है उससे जो है वो आपकी कोई भी विंडो क्रश कर सकती है या शीशा टूट सकता है. तो उस केस के अंदर विंड का इटसेल्फ हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द आउटर ऑफ द स्ट्रक्चर. आउटर पोर्शन के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट अपीयर किया जाता है या महसूस होता है, उसको हमने रेजिस्ट करवाना है.
then these are the live load suggested values based on the huge experience के फॉर एग्जांपल अगर आप प्राइवेट रूम्स हैं, स्कूल्स हैं, अपार्टमेंट्स बना रहे हैं तो उनके लिए जो है वो लाइव लोड आप पास्कल के अंदर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ये वैल्यू चूज कर सकते हैं, किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वायर में आप ये वैल्यू चूज कर सकते हैं। इसी तरह से ऑफिस के लिए भी वैल्यू सजेस्टेड है। फिक्स चीज असेंबली हॉल्स, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम्स वैल्यू सजेस्टेड हैं, कॉरिडोर्स हैं, होलसेल स्टोर्स हैं, उसके बाद हैवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, या जो है वो आपके कोई ऐसे स्ट्रक्चर जिनके नज़दीक से या उनके ऊपर से जो है वो ट्रक्स वगैरह हैवी व्हीकल्स मूव करते हैं, उस केस के अंदर भी मिनिमम लाइव लोड और स्नो लोड फॉर स्लॉपिंग रूफ ट्रसेस वगैरह के लिए जो है वो हमारे पास एसीआई की जो मेजर एसीआई कह रहे हैं मिनिमम लाइव लोड और स्नो लोड फॉर स्लॉपिंग रूफ ट्रसेस, इनके लिए रूफ ट्रस की स्नो लोडिंग और विंड लोडिंग की कंफिगरेशन जो है वो हमारे पास स्टैंडर्ड्स के अंदर गिवन है, हम वहां से चूज कर सकते हैं। So now we have a various types of design methods. So number one is the basic design equation. Basically क्या थी? In design, the applied forces and moments due to the external loads are equated to the maximum resistive forces and moments that must be developed into the material. कि basically concept क्या था हमारा कि जो हम कंडीशन जिनको कंसीडर करते हुए आ रहे हैं प्रीवियस जो आपने बैचलर के दौरान अपनी बेसिक क्लासेस के अंदर ये सारी चीजें ऑलरेडी हम पढ़ा है कि मटेरियल हैव सम स्ट्रेंथ एंड दैट स्ट्रेंथ बेसिकली वो स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि जब आपके एक्सटर्नल फोर्सेस उस पोर्शन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं उस मटेरियल के अंदर, इट मस्ट रेजिस्ट दैट टाइप ऑफ लोडिंग। क्या हमारे पास दो चीजें हो गई कि एक एक्सटर्नल फोर्सेस हैं दैट मस्ट बी इक्वल और जो है आपके कम से कम लेसर देन द मटेरियल्स एबिलिटी कि मटेरियल इटसेल्फ जो है वो इंटरनल फोर्सेस स्ट्रेसेस मूवमेंट्स जनरेट करता है और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, तो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से जो मूवमेंट्स प्रेशर्स फोर्सेस जो है वो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए जनरेट हुए दैट मस्ट बी काउंटर बैलेंस विद द इंटरनल प्रॉपर्टीज internal resisting जो है वो abilities of the material. So therefore the load effects into the factor of safety must be equal या must be less than equal to the maximum internal resistance offered by the material of the structure. कि जिन मटेरियल से जिन स्ट्रक्चर से जिन मटेरियल जो मटेरियल यूज करके आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया है उसकी अपनी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आपकी अप्लाइड या एडिशनल जो बाहर से एक्सटर्नल लोड्स हैं उनको जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये काउंटर बैलेंस होने चाहिए, आपका स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। अदरवाइज अगर आपके लोड एक्सीड कर गए, लोड और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका एक्सीड कर जाता है, मटेरियल उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता, आपको उसको फेल हो जाएगा। तो ये एक जनरल ब्रॉड कॉन्सेप्ट था कि अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर भी हमारे पास समटाइम्स वेरिएशन है कि फॉर एग्जांपल हम एक बीम कंसीडर करते हैं, अगर वो बीम स्टील का है उसके सेंटर के ऊपर हम एक लोडिंग अप्लाई करते हैं और हमारे पास एक मैक्सिमम मूवमेंट जनरेट होती है, हम PL/4 उसकी मूवमेंट निकालते हैं। अब वही अगर मैं कंडीशन अप्लाई करूं या वही इंटेंसिटी जो एक स्टील बीम के ऊपर अप्लाई कर रहा हूं या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि वही इंटेंसिटी सिमिलर आपका जो है एक लकड़ी का बीम भी शो करा रहा हूं। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मटेरियल की इंटरनल स्ट्रेंथ एंड एक्सटर्नल फोर्सेस मस्ट बी काउंटर बैलेंस। अगर हमारा वहां पे लकड़ी का एक बीम है तो आउटर फोर्सेस भी उसी हिसाब से हमने चूज करना है, अगर स्टील का बीम है तो आउटर फोर्सेस जो है वो उसी हिसाब से हमने वहां पे प्रोवाइड करना है। तो उसके बाद सेकंड चीज आती है व्हाट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द स्ट्रक्चर फ्रॉम द स्टेट ऑफ कोलैप्स टू द यूजेबल स्टेट। कि बेसिकली हमारे पास आइडिया क्या था कि हम जो मटेरियल्स वगैरह यूज करते हैं उनकी अपनी एक रेजिस्टिंग एबिलिटी है। अब उस एबिलिटी के नजदीक या इक्वलेंट टू दैट एबिलिटी अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रक्चर हमारा जो है उसको हो सकता है पियर कर ले, लेकिन वेरी क्लोज टू द फेल्यूर लिमिट को पहुंच रहा है, कोलैप्स स्टेट के बिल्कुल नजदीक है, तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करके उसकी जो अल्टीमेट रेजिस्टिंग एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करते हैं या उसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर जो है वो यूजेबल स्टेट में आ जाता है। दैट फैक्टर बेसिकली इज नोन एज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसके मजीद एस्पेक्ट्स क्या हैं? अनसर्टेनिटीज टू अप्लाइड फोर्सेस और लोड्स। इन रियल लाइफ हमें कोई पता नहीं है कि आज जो है वो मौसम, आज जो है वो हालात कैसे हैं, कल जो है वो हालात डिफरेंट हो जाते हैं। आज हमारी क्लास के अंदर जो है वो 30 स्टूडेंट बैठे हैं, कल जो है वो 50 भी बैठ सकते हैं। आज इस बिल्डिंग के ऊपर जो है वो हमने
जो है वो 3 स्टोरी 4 स्टोरी टोटल बिल्डिंग है, हम एडिशन में हो सकता है इसके ऊपर एक और स्टोरी बना दें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो बढ़ जाते हैं वहाँ पे। तो अनसर्टेनिटीज इन्वायरमेंट की वजह से भी आ सकती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स की शेप में भी आ सकते हैं, इन ह्यूमन मेड भी आ सकते हैं आर्टिफिशियली जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो उन अनसर्टेनिटीज को अवॉइड करने के लिए, उनको फेस करने के लिए हम स्ट्रक्चर को जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी प्रोवाइड करते हैं। द डिफ्लेक्शन शुड बी स्मॉल एट सर्विस लोडिंग कंडीशन, कि डिफ्लेक्शन जो अल्टीमेट आपकी सर्विस लोडिंग की वजह से जनरेट होती हैं, आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से एक उसको मार्जिन प्रोवाइड किया। to cover uncertainties in material strength, sometimes हम मटेरियल से हायर एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं, बाद में पता चला कि मटेरियल इटसेल्फ जो है वो अंदर से खोखला निकला या वीक निकला, तो वो भी हमारा कवर अप हो जाता है। कवर द पुअर वर्कमैनशिप, पुअर लेबर है, पुअर वर्कमैनशिप है, पुअर काम हुआ है साइड के ऊपर, तो छोटी मोटी जो फ्लॉज है उनको ये कवर कर सकता है। टू कवर द अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इन द केस ऑफ थ्योरी इज नॉट फुली डेवलप्ड, कि थ्योरी क्या कहती थी कि मटेरियल का जो प्रेशर है बेसिकली इंटरनल प्रेशर्स एंड आउटर अप्लाइड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। इन दिस केस भी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा होता है। टू कवर द नेचुरल डिजास्टर्स, द स्ट्रेसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, मूवमेंट ऑफ मशीनरीज, levels may be very high. Factor of safety may take care of these forces during construction. साइट के ऊपर आप काम करा रहे हो, हैवी मशीनरी यूज हो रही है, आप मेंबर्स को, हैवी मेंबर्स को, प्रीकास्ट मेंबर्स को उठा रहे हो, लगा रहे हो, कोई गिर जाता है मेंबर, तो इन दैट केस आल्सो आवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। Then we have a presence of residual stresses and stress concentration beyond the level theoretically expected, कि रेजिडुअल स्ट्रेसेस हैं मेंबर के अंदर और स्ट्रेस कंसंट्रेशंस हैं, उनको भी हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो एक मैनेज करता है, या उनकी वजह से ये चीजें जो है वो इंप्रूव हो जाती हैं। इन केस ऑफ अलोएबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ safety factor, while in the case of load resistance factor design method, it is applied in the form of overload factors and the resistance factor। कि पुराना जो मेथड था अलोएबल स्ट्रेस डिजाइन या वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन जिसको हम कहते हैं, उस डिजाइन मेथड के अंदर हम क्या करते थे कि जो लोड्स हैं उनके साथ हम एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर देते थे। लेकिन जो लोड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन मेथड जो आया उसके अंदर हम दो फैक्टर, एक ओवरलोड फैक्टर भी अप्लाई करते हैं जो कि लोड्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और दूसरा जो है वो आप एक रेजिस्टेंस फैक्टर इंट्रोड्यूस कराते हो जो कि आपकी मटेरियल्स के साथ काम कर रहा होता है। Now we have nominal strength. Nominal strength is defined as the strength of structure or component to resist load effects determined by using the given specifications, कि हम एक स्पेसिफिकेशन या इक्वेशन वगैरह यूज करके एक स्ट्रेंथ को, जो डिजाइन स्ट्रेंथ थी या अल्टीमेट स्ट्रेंथ थी, उसके साथ हमने एक रेजिस्टेंट फैक्टर मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है नॉमिनल स्ट्रेंथ आ जाती है। नाउ लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन मेथड, जिसको हम मोस्टली स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर यूज भी करते हैं। If the major part of factor of safety is applied on the service loads to get increased loads called ultimates of factor loads, and the material strengths are divided by the minor remaining component of factor of safety, the design method is called load and resistance factor design method, or ultimate design method, or limit state design method। अब इस मेथड के अंदर जो है क्या होता है कि हम अलोएबल या वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर हम क्या कर रहे थे कि हम डायरेक्टली जो लोड्स हैं उनके साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई कर देते थे, ताकि जो है वो लोडिंग की ओरिजिनल जो कैपेसिटी है वो दूसरी रहे, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वजह से जो अचीव कैपेसिटी हम उस हिसाब से स्ट्रक्चर को डिजाइन करते थे। लेकिन वहां पे एक ड्रॉबैक क्या था कि स्ट्रक्चर जो है वो अनइकोनॉमिकल कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता था, हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता था स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर जो है वो काम कर रहा है सिर्फ इन द इलास्टिक रीजन। लेकिन जो लोड रेजिस्टेंस फैक्टर था उसके अंदर दो फैक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए गए। एक फैक्टर जो है वो अल्टीमेट लोड्स के साथ इंट्रोड्यूस हो गया, जिसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है या अल्टीमेट जो मेजर लोड्स एक्ट कर रहे हैं उनको हमने इंक्रीज कर दिया, और दूसरा जो मटेरियल स्टेट्स है उनके साथ भी थोड़ा सा फैक्टर हमने मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल मटेरियल्स की स्ट्रेंथ से हमने थोड़ी सी कम कंसीडर करके डिजाइन के अंदर यूज की, जिसकी वजह से हमारे पास दोनों तरफ से डिफरेंट मार्जिन आ गए, और इनकी वजह से इस मेथड को जो है वो लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन मेथड कहा जाता है। द फैक्टर ऑफ सेफ्टी by which any load is increased for load and resistance factor is called overload factor,
and the reciprocal effect of safety is known as a resistance factor. वही चीजें दो फैक्टर्स हैं बेसिकली. इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि दो फैक्टर हैं. फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम ओवरलोड फैक्टर भी कहते हैं, और जो रेजिस्टेंस फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है आपके मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के साथ, उसको हम रेजिस्टेंस फैक्टर भी कहते हैं. Limit state is defined as the limiting stage in the loading after which the structure cannot fulfill its intended function due to strength or serviceability condition. कि इस दूसरा लोड और रेजिस्टेंस फैक्टर मेथड जो है वो लिमिटिंग स्टेज मेथड के हिसाब से काम कर रहा है. इसको हम मजीद आगे जो है वो डिस्कस करते हैं. लिमिट स्टेट बेसिकली वो एक स्टेट कहलाती है जिसके अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है बेसिकली फॉर द होल डिजाइन लाइफ इट विल बी इंटेंडेड फंक्शन अपना एक परफॉर्म करे. अपना जो पर्पस है उसका, वो एक पर्पस उसका अचीव हो कि जिस पर्पस के लिए वो स्ट्रक्चर बनाया गया, अगर वो पर्पस अपना पूरा कर रहा है फॉर द होल डिजाइन लाइफ, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्ट्रक्चर इन द लिमिट स्टेट कंडीशन. अब लिमिटिंग स्टेज के मजीद दो क्राइटेरिया आते हैं कि एक स्ट्रेंथ क्राइटेरिया आ जाते हैं, दूसरा जो है वो सर्विसिबिलिटी कंडीशंस आ जाती हैं. अब इनको जो है वो मजीद आके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के अंदर किस तरह से मूव करता है और सर्विसिबिलिटी कंडीशन के अंदर किस तरह से मूव करता है. नाउ एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर लोड्स इज परफॉर्म कंसीडरिंग द स्ट्रक्चर टू बी विद इन द इलास्टिक रेंज. कि प्रीवियसली हम जो स्ट्रक्चर एनालाइज करते थे उनके अंदर हमारा जो मेजर पर्सपेक्टिव या कॉन्सेप्ट था कि स्ट्रक्चर मस्ट बी एनालाइज्ड विद इन द इलास्टिक रेंज. However, inelastic behavior, ultimate failure modes, and redistribution of forces after elastic range are considered in this method. कि पहले जो allowable method था, allowable stress design method था, उसके अंदर हम structure को treat करते थे only in the elastic region. Elastic deformation, plastic deformation आपको पता होगी. Elastic deformation basically वो एक level of strain है जहाँ तक आपका material जो है follow करता है Hooke's law की policy को. हुक्स लॉ यानी कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के साथ मटेरियल के अंदर थोड़ी सी डिफॉर्मेशन आई, जैसे ही प्रेशर या फोर्सेस रिमूव हुए मटेरियल वापस ओरिजिनल अपनी पोजीशन में आ जाता है. दैट थिंग बेसिकली इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन. इलास्टिक रेंज के अंदर जब हम प्ले करते हैं तो मटेरियल बेसिकली हमारा या जो मेथड यूज होता था उस रेंज के लिए, दैट मेथड वाज एन अलोवेबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड, उसके पे भी आते हैं. लेकिन ये मेथड बेसिकली आपका इनइलास्टिक बिहेवियर को भी फोकस करता है, जिसमें अल्टीमेट फेलियर मोड्स भी आ जाते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस भी आ जाती हैं. एंड आफ्टर द इलास्टिक रेंज दिस मेथड वाज अडॉप्टेड. This is more realistic design as compared to the old allowable stress design method, जो कि आपका इलास्टिक लीनियर या इलास्टिक बिहेवियर के अंदर काम करते थे. स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करते थे. यहाँ पे आपके पास जो है वो मोस्ट एडवांस चीजें मजीद आप इन इलास्टिक या प्लास्टिक बिहेवियर के अंदर चले गए, प्लास्टिक स्टेज के अंदर चले गए. देन अगेन वही नॉमिनल स्ट्रेंथ्स हैं, नॉमिनल स्ट्रेंथ्स हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ्स हैं. नॉमिनल स्ट्रेंथ को आप एक रेजिस्टेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो एक डिजाइन स्ट्रेंथ आ जाती है, जिसको हम पर्टिकुलरली रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ भी कहते हैं. उसके लिए हमारे पास कंडीशन जो है वो हेंस द डिजाइन इक्वेशन इन द केस ऑफ LRFD reduces the following equation as ultimate strength must be less than equals to आपका resistance factor into the nominal strength. नॉमिनल स्ट्रेंथ को आप रिड्यूस करके कंसीडर करके उसकी ओरिजिनल अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो आपने स्किप कर दी. उसके साथ आपने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करा दिया रेजिस्टेंस फैक्टर का, जिससे मटेरियल की ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है. हम डिजाइन में उसको कम कंसीडर करके डिजाइन करते हैं. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग LRFD मेथड. एडवांटेजेस क्या हैं कि LRFD method basically is another tool of steel design which provides flexibility of options to the designer in selecting the design methodology. कि ये एक alternate method है जो कि latest method भी आप कह सकते हैं कि recently जो है वो few decades back ये introduce हुआ है. उसके पहले जो है हमारा allowable stress design method था, जो एक alternate approach आ गई, दूसरी approach आ गई, हमारे पास choices आ गई कि हम किस range के अंदर स्टील को या स्ट्रक्चर को डिजाइन करने लगे हैं. LRFD becomes economical. और जो आपका SD मेथड था वो बेसिकली जो है एक एक्सपेंसिव मेथड था. LRFD बेसिकली जो है इकोनॉमिकल मेथड था, क्योंकि उस मेथड के अंदर हम स्ट्रक्चर को ट्रीट करते थे इनटू द इलास्टिक रीजन. एंड LRFD बेसिकली क्या कंसीडर कर रहा है, इट टेक्स इनटू द अकाउंट द बिहेवियर एट द कोलैप्स स्टेज, कि अप टू फेल्यूर आप उसको कंसीडर कर सकते हो कोलैप्स स्टेज तक, इंक्लूडिंग द डक्टिलिटी, वार्निंग बिफोर द फेल्यूर, स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन. यानी कि हम जब एक स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व बनाते हैं, उनको भी मजीद आपको मैं आगे दिखाता हूँ,
कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर जब हमारा एक अलोएबल स्ट्रेस के अंदर मेंबर काम कर रहा था, उसको हमने अलोएबल स्ट्रेस मेथड कर दिया। लेकिन इस मेथड के अंदर हम मजीद आगे उसका जो प्लास्टिक रीजन है, स्ट्रेन हार्डनिंग पोर्शन है, उसको हम कवर कर रहे होते हैं। Plastic design concepts may conventionally be employed in the LRFD method. Every type of load may be given a different factor of safety depending upon its probability of overloading. अलोएबल स्ट्रेस मेथड के अंदर एक नॉर्मल जो है वो हम कंसीडर करते थे कि ये नॉर्मल 2-4 फैक्टर ऑफ सेफ्टीज हैं, उनको हमने यूज करना है। लेकिन LRFD हमारे पास जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेस के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सेपरेट फोर्सेस के लिए सेपरेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंट्रोड्यूस करा दिया। सेफर स्ट्रक्चर्स में रिजल्ट अंडर LRFD बिकॉज of better awareness of structural behavior, especially close to the collapse. कि close to the collapse जाके आप स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो ये हमें एक बेटर रिजल्ट दे रहा होता है LRFD मेथड कंपेयर टू द जो वो प्रीवियस मेथड्स के। अब इसकी डिसएडवांटेजेस बेसिकली क्या है कि इलास्टिक बिहेवियर कंसीडर्ड फॉर द लोड एनालिसिस एंड अल्टीमेट प्लास्टिक बिहेवियर टेकन फॉर मटेरियल स्ट्रेंथ्स आर नॉट कंपैटिबल, हाउएवर परसेंटेज डिफरेंस इज लेस। कि लोड एनालिसिस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं कि LRFD मेथड लोड एनालिसिस के लिए जो है वो इलास्टिक नेचर या इलास्टिक बिहेवियर कंसीडर कर रहा है, हाउएवर मटेरियल्स वगैरह के लिए जो है वो हम नॉन या अनइलास्टिक बिहेवियर या जो है वो इनइलास्टिक बिहेवियर कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दोनों चीजें एक साथ या एक ही तरीके से काम नहीं कर रही थी, ये मेथड जो है वो कंपैटिबल नहीं था। कुछ ने इसको रिजेक्ट किया, कुछ ने आर्ग्यू किया कि ये मेथड जो है वो फिट नहीं है। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज कह सकते हैं। और जो पुराने इंजीनियर्स थे, जो सीनियर मोस्ट बंदे थे, वो इस मेथड से फेमिलियर नहीं थे। वो तो फेमिलियर थे अलोएबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड से, और पुरानी जो बुक्स हैं, फेमस बुक्स हैं, वो सारी उसी मेथड के ऊपर फॉलो करती हैं। उसके बाद वैलिडिटी ऑफ प्रीवियस डिजाइन इज स्टिल टू बी चेक्ड अकॉर्डिंग टू द इस ASD मेथड, कि जो पुराने डिजाइन है बहुत सारे, उनकी जो वैलिडिटीज वगैरह हैं वो स्टिल अलोएबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड से ही वेरीफाई या चेक की जाती हैं। लेकिन जो है वो ये क्योंकि नया मेथड है तो ये समहाउ कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। अब आते हैं अलोएबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड के ऊपर कि फॉर दिस मेथड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज टेकन ऑन द राइट साइड। के पहले वाले केस में क्या था कि LRFD मेथड क्या करता था कि ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेसिकली यहाँ है हमारे पास लोड्स इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और यहाँ पे आपके पास ओवरऑल मटेरियल की रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, मटेरियल की जो इंटरनल बॉडी की वजह से इंटरनल स्ट्रेसेस और फोर्सेस हैं। इन्होंने जो मटेरियल के साथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इंट्रोड्यूस करा दिया अलोएबल स्ट्रेस मेथड के अंदर था। इफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज अप्लाइड बाय रिड्यूसिंग द मटेरियल स्ट्रेंथ्स एंड सर्विस लोड्स आर कंसीडर्ड एज सच विदाउट एनी इंक्रीज, द डिजाइन मेथड इज कॉल्ड अलोएबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड और वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड। ये मेथड बेसिकली इसके अंदर क्या, दिस मेथड इज conservative, giving more safer designs with greater costs when del loads are higher in magnitude compared with the other loads। क्योंकि ये इलास्टिक रीजन के अंदर बात कर रहा था, इस वजह से इसके जो डिजाइन्स थे वो ज्यादा सेफर हैं, ये बहुत ज्यादा सेफर साइड के ऊपर जाके ट्रीट करता था मेथड को या मटेरियल को, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर जो है वो सेफर बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन जो है वो एक्सपेंसिव पड़ जाते थे। अब जैसे ही इस मेथड के अंदर अलोएबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड के अंदर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अप्लाई किया, मटेरियल्स की ओवरऑल स्ट्रेंथ को रिड्यूस करके कंसीडर किया, सो देयरफॉर द रिड्यूस और अलोएबल मटेरियल स्ट्रेंथ्स द स्ट्रक्चर कैन बी अज्यूम्ड टू परफेक्टली एक्ट विद इन द इलास्टिक रेंज। कि जो मटेरियल की स्ट्रेंथ थी ओरिजिनल, जो यील्डिंग स्ट्रेंथ थी या एक अलोएबल जो स्ट्रेंथ थी, एक अल्टीमेट पॉइंट था उसका, ये यील्डिंग स्ट्रेंथ आप कह सकते हो उसको, प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर, जिसकी वजह से हमने जो कंसीडर किया कि उसकी मजीद स्ट्रेंथ को थोड़ा सा कम कर दिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके, ताकि वो एक अलोएबल रेंज के अंदर विद इन इलास्टिक रीजन आ गया। तो इसकी वजह से द इलास्टिक एनालिसिस फॉर लोड्स एंड इलास्टिक बिहेवियर बिकम द कंपैटिबल इन दिस प्रोसीजर। जो LRFD मेथड कहता था कि दोनों के लिए अलग अलग है, पहले के अंदर लोड्स के लिए इलास्टिक बिहेवियर है, मटेरियल्स के लिए जो है इलास्टिक बिहेवियर है। यहाँ पे दोनों चीजें जो है वे एक ही कंडीशन के अंदर फोकस हो रही थी कि दोनों के लिए हम इलास्टिक एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं फॉर द लोड्स एंड फॉर द इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। तो उसके लिए एज ऑलरेडी स्टेटेड दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी called safety factor to separate it from the load and resistance factor. Safety factor basically is the factor that accounts for the deviations of the actual strength from the nominal strength, deviations of the actual loads from the nominal loads, uncertainties in the analysis that transforms the load into a load effect and the manner and consequences of failure.
So therefore in this method the allowable strength is defined is as the nominal strength divided by the safety factor, जिससे जो है वो हमें एक allowable strength मिलती है या allowable stress मिलती है, जिसके अंदर is the load effect obtained from the service loads without any additional factor, जिसके अंदर कोई भी additional factor नहीं है। हमने जो nominal strength थी उसको safety factor से divide कर दिया और हमारे पास एक allowable stress आ गई। This method is now gradually replaced by the LRFD method for the structures where the behavior near collapse is fully understood, कि steel structures के अंदर ये जो method basically replace कर दिया गया by LRFD method के, और उसकी जो advantages थी वो ये advantages थी कि वो method basically आपका up to the collapse step जा रहा था, इस वजह से वो method जो है वो ज़्यादा successfully काम कर रहा है। However, it is still preferred by some engineers for important structures like atomic reactors and pre-stressed concrete, तो उसके अंदर जो है LRFD मेथड को दोबारा इवन सम इंजीनियर्स जो है वो प्रीफर करते हैं कि जब आपके पास मोस्टली ज़्यादा सेफर स्ट्रक्चर चाहिए तो उस केस के अंदर आप एटॉमिक रिएक्टर्स वगैरह या प्री-स्ट्रेस कंक्रीट वगैरह जहाँ पे प्रेशर्स वगैरह रिस्क बहुत ज़्यादा होता है उस केस के अंदर हम स्टिल LRFD को अवॉइड करके ASD मेथड ही यूज़ कर रहे हैं। It's included in the specifications as an alternate method of design, कि इसको specifications में as an alternate method ऐड किया गया है, बाकी जो है majority काम कर रही होती है based on LRFD method. So this is the stress strain curve basically here. Internal forces are axial forces, एक material के ऊपर आपने stress strain curve बनाया, उसका forces apply किए, this is strain and this is stress. ये आपका जो region है first one, 0 is the origin point, A basically is a proportional limit, B is elastic limit, C basically is the upper yielding point, lower C is a lower yielding point, D basically is हमारे पास क्या है, ये region हमारा टोटली जो है वो प्लास्टिक region कहलाता है, E is the ultimate strength and F is the fracture। और इसी कंडीशन के अंदर अगर मैं पॉइंट को एक्सप्लेन करें मजीद, F जो है वो हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट है या फ्रैक्चर है, तो ये पोर्शन जो O A B दिस पोर्शन बेसिकली इज नोन एज इलास्टिक पोर्शन, और ये आपका जो पोर्शन है सी से मजीद जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जैसे लोअर यील्डिंग हमारा स्टार्ट हो, ये स्टेज 2 कहलाता है। स्टेज 1 तो आपका यहाँ पे हो गया, स्टेज 2 बेसिकली दिस इज द प्लास्टिक रीजन एंड DE पोर्शन बेसिकली इज अ स्ट्रेन हार्डनिंग एंड दिस इज द स्ट्रेन सॉफ्टनिंग रीजन। ये आपके पास एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था। अब हमारे पास क्या होता है कि ये एक यील्डिंग स्ट्रेस थी जो हमने यहाँ पे B पॉइंट तक कंसीडर की, यील्डिंग स्ट्रेस। हमने इस यील्डिंग स्ट्रेस को एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके हमें यहाँ पे इस रीजन के अंदर कोई एक अलोएबल स्ट्रेस मिल गई, जिसको हम कंसीडर करके जो है वो स्ट्रक्चर को डिजाइन करते थे। नाउ वी हैव एडवांटेजेस ऑफ अलोएबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड या वर्किंग स्ट्रेस डिजाइन मेथड के एडवांटेजेस क्या हैं? In advantages, elastic analysis for loads and elastic material behavior become compatible for the design. Old famous books भी इसी concept के ऊपर हैं, experienced engineers ने भी इसी method से काम किया हुआ है। Was the only one of the method in the past, ये only एक ही method था, is included as an alternate method of design in AISC 05 specifications, कि ये आपके American Institute of Steel Construction के अंदर ये बाद में as an alternate method के तौर पे ऐड किया गया। तो जो ये आपकी इसकी एडवांटेजेस हैं, और डिसएडवांटेजेस बेसिकली क्या है कि लेटेस्ट रिसर्च एंड लिटरेचर जो है वो वेरी लिमिटेड अवेलेबल है। सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज यूज्ड फॉर द डिफरेंट लोड्स, फेलियर मोड इज नॉट डायरेक्टली प्रेडिक्टेड। फेलियर मोड आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप डिजाइन कर रहे हो इन द अलोएबल स्ट्रेस रेंज, और वो आपका LRFD मेथड जो है वो बेसिकली आपका जा रहा था up to the collapse state. With some overloading, the material stresses increases but do not go to the collapse stage. The ductility and warning before failure cannot be stated precisely. Results cannot be compared with the experimental test up to the collapse. तो ये इसके allowable stress design method की जो है वो drawbacks थे। ड्रॉबैक्स आप अगर कंपेयर करेंगे विद LRFD मेथड, आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए हैं पीछे, ये आपकी मजीद जो है वो यहाँ तक अलोएबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड की जो डिसएडवांटेजेस हो गई। नाउ इट इज प्लास्टिक डिजाइन। नाउ व्हाट इज प्लास्टिक डिजाइन? उसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड आता है प्लास्टिक डिजाइन का, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड है या क्लोजर है टू द LRFD मेथड, which is somehow closer to the LRFD method, but here the analysis for loads is also performed considering the collapse mechanism। कि आपका जो प्लास्टिक डिजाइन मेथड था इसके अंदर हम क्या करते थे कि LRFD मेथड में जो आपके लोड्स थे उनको एनालाइज किया जाता था इनटू इलास्टिक रीजन, लेकिन जो मटेरियल्स थे उनको रिलेट किया जाता था इनटू द इनइलास्टिक रीजन। और यहाँ पे प्लास्टिक डिजाइन मेथड के अंदर हमारे पास
और अलोवेबल स्ट्रेस के अंदर दोनों चीजें इलास्टिक रीजन के अंदर थी। प्लास्टिक के अंदर दोनों चीजें जो है वो इन इलास्टिक या कोलैप्स मैकेनिज्म की तरफ जो है वो हमने कंसीडर किया। Full reserve strength due to indeterminacy of the structure and the inner elastic portion of the structure is utilized. Inelastic material behavior is considered in the design and analysis. Deflections and other serviceability conditions must become more important along with the strength requirements. कि यहाँ पे हमारे पास डिफ्लेक्शंस भी कंसीडर हुई और सर्विसिबिलिटी कंडीशन भी कंसीडर होती हैं हमारे स्ट्रक्चर को डिजाइन करने एनालाइज करने के अंदर। इन डेटा को भी हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, और इसी वजह से जो है वो ये मेथड बेसिकली हमारा एज अ प्लास्टिक रीजन के अंदर काम कर रहा होता है टोटली इनटू द इनइलास्टिक बिहेवियर, और इस मेथड को हम तभी जो है वो प्लास्टिक डिजाइन मेथड कहते हैं। आगे आपका जो है वो ज्यादातर जो है वो 1/3 या आप यूं कह लो कि 1/4 पोर्शन जो है बेसिकली आपका टोटली प्लास्टिक डिजाइन के ऊपर है, तो मजीद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस कोर्स में आगे। नाउ डिजाइन स्ट्रेंथ इन LRFD, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ ऑल एलिमेंट्स, बेसिकली जो तमाम एलिमेंट्स है वो हमने कैसे ऑब्टेन की, बाय मल्टीप्लाइंग अ रेजिस्टेंस फैक्टर विद द मैक्सिमम स्ट्रेस that can be developed multiplied with the sectional area और sectional modulus के हम सेक्शन को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ओवरऑल जो क्रॉस सेक्शन है बॉडी का और मैक्सिमम स्ट्रेसेस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको हमने रेजिस्टेंस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। द डिजाइन स्ट्रेंथ इज आल्सो कॉल्ड एज अ लोड कैपेसिटी और समटाइम्स ओनली कैपेसिटी ऑफ दैट मेंबर। कि डिजाइन स्ट्रेंथ बेसिकली क्या कहलाती है कि ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ दैट मेंबर। अब इसका फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ बोतल, एक बोतल है 1 लीटर कोक की है या पानी की है। अब उसके अंदर उसकी जो मेजर कैपेसिटी है वो वही 1 लीटर है, चाहे वो फुल हो चाहे खाली हो। सिमिलरली द लोड कैपेसिटी ऑफ मेंबर एग्जिस्ट विद द फिक्स्ड वैल्यू, कि एक जो मेनली डिजाइन स्ट्रेंथ है उस मेंबर की वो वही की वही डिजाइन स्ट्रेंथ रहनी है, चाहे उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। The applied load may have a different value with only one condition, that the applied load must be less or equal to the member capacity for stability. कि अगर वो उस कैपेसिटी से लोड कम है, उसकी अल्टीमेट डिजाइन स्ट्रेंथ से, तो आपका मेंबर जो है वो स्टेबल पोजीशन में है। अगर वो एक्सीड कर जाता है तो मेंबर आपका जो है वो कोलैप्स कर सकता है, अनस्टेबल पोजीशन में चला जाएगा। तो कैपेसिटी बेसिकली जो है वो डिजाइन स्ट्रेंथ बेसिकली आपकी मेंबर की वही रहती है। Now, capacity of various types of structural members are described here by the codes and standards. Tension members, and we utilize the resistance factor as 0.9 for yielding and 0.75 for जो है वो fracture purposes के लिए। Fy is the yield strength of steel and Fu is the ultimate strength of steel. Ag is the gross area। इन तमाम properties को हम tension members के अंदर किस तरह से resistance factor consider करते हैं। इसी तरह से हम कंप्रेशन मेंबर्स के अंदर फैक्टर जो है वो 0.9 यूज कर रहे हैं। एंड FCR बेसिकली इज क्रिटिकल स्ट्रेस। अकाउंट यील्डिंग, इलास्टिक स्टेबिलिटी एंड इनइलास्टिक स्टेबिलिटी के अंदर कंप्रेशन मेंबर्स के अंदर हम जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी या रेजिस्टेंस फैक्टर हम क्या यूज कर रहे हैं। देन वी हैव अ बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ बीम्स, रूफ, स्लैब्स, दीज आर द वैल्यूज सजेस्टेड बाय द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। देन वी हैव अ शियर स्ट्रेंथ ऑफ बीम्स, रिवेट्स, बोल्ट्स एंड पैड्स etc। उसके अंदर हमारे पास जो है वेरियस कोड्स एंड स्टैंडर्ड की तरफ से सजेस्टेड रेजिस्टेंस फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये तमाम मेंबर्स जो ज़्यादातर हमने आगे चल के डिज़ाइन करना है। तो इसी बेस के ऊपर यहाँ मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। बाय एनालाइजिंग और डिजाइनिंग अवर स्ट्रक्चर, ज़्यादातर सारी चीज़ें जो है वो आपको वहाँ क्लियर हो जाएंगी। देन वी हैव अ बियरिंग स्ट्रेंथ्स के ओवरऑल जो है वो जो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द मेंबर है वो कितनी है, उसके लिए हम फैक्टर ऑफ सेफ्टीज और जो चीज़ों को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, रेजिस्टेंस फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, और ओवरऑल जो सेक्शनल मॉड्यूलस और सेक्शन की अपनी प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह से कंसीडर होती हैं, ग्रॉस सेक्शंस किस तरह से कंसीडर होते हैं, ग्रॉस एरियाज किस तरह से कंसीडर होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करते रहेंगे। नाउ वी हैव अ लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड। Limit state design method, basically in this method our main objective is that the structure should serve its intended purpose for its design life। कि लिमिट स्टेट बेसिकली क्या है? लिमिट स्टेट एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया उस LRFD मेथड के अंदर भी आप कह सकते हैं कि उसको मजीद मॉडिफाई किया गया, या कि वही कंडीशन बताता है बेसिकली द स्ट्रक्चर जिस पर्पस के लिए बनाया गया, दैट स्ट्रक्चर मस्ट परफॉर्म इट्स फंक्शन और द डिजाइन लाइफ, जो उसकी डिजाइन लाइफ है, एक्सपेक्टेड लाइफ है। Limited state is designed. Limit state basically is defined as the stage in the loading after which the structure cannot fulfill its intended function due to strength or serviceability considerations.
कि स्ट्रक्चर मेरा जिस पर्पस के लिए बनाया गया वो पर्पस अपना पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, या वो पर्पस अपना खो दे, किस वजह से, ड्यू टू स्ट्रेंथ भी हो सकता है, ड्यू टू सर्विसिबिलिटी कंडीशंस भी हो सकता है। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन हमारे स्ट्रक्चर के अंदर आ जाती है, स्ट्रक्चर जो है वो अगर इवन खड़ा भी है, आपका एक स्टेबल पोजीशन के अंदर भी है, तब भी हम उसको एज ए कोलैप्स ट्रीट करेंगे, एज ए फेल्ड स्टेट में कंसीडर करेंगे। द टर्म लिमिट स्टेट इज प्रिफर्ड कंपेयर्ड विद फेल्यूर, हम उसको फेल्यूर कंसीडर करेंगे बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ लिमिट स्टेट्स द एक्चुअल फेल्यूर और कोलैप्स डज नॉट अकर। एक्चुअली तो आपका स्ट्रक्चर खड़ा है, लेकिन जो उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के अंदर हो सकता है वो सही बिहेव नहीं कर रहा, या उसकी जो एक्चुअल सर्विसिबिलिटी कंडीशन है, उस सर्विसिबिलिटी कंडीशन के अंदर वो बिहेव नहीं कर रहा। सो देयरफॉर बेस्ड ऑन दिस कि स्ट्रेंथ क्या, हमारा स्ट्रेंथ से क्या मुराद है या सर्विसिबिलिटी से क्या मुराद है, इसको लिमिट स्टेट्स को मजीद दो कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दैट कैटेगरीज आर कि आवर स्ट्रक्चर मस्ट बी सेफ इनफ, या तब वो अपना स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है अगर वो इन चीजों को रेजिस्ट करता है, मींस कंडीशंस ऑफ लोडिंग करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डक्टाइल फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, कि डक्टाइल नेचर्ड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मैक्सिमम उसकी वो जो परफॉर्म उसने करनी चाहिए थी वो उसके अंदर है या नहीं है। अल्टीमेट डक्टाइल शियर स्ट्रेंथ, बकलिंग है, फटीग है, फ्रैक्चर है, ओवरटर्निंग है एंड स्लाइडिंग है। इन तमाम चीजों को अगर वो रेजिस्ट करके अपनी एक ओरिजिनल पोजीशन में, स्टेबल पोजीशन में खड़ा है, उन तमाम फोर्सेस को बियर करके, स्ट्रक्चर विल बी कंसीडर्ड एज अ लिमिट स्टेट in terms of strength. And if our structure is not in the serviceability limit state, basically are those with occupancy of a building, such as deflections, deformations बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, vibrations बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, permanent deformations हैं and cracking है. अगर ये चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, हमारा स्ट्रक्चर जो it will be considered as a failure state in terms of serviceability. इसकी limit state basically जो है वो serviceability के अंदर फेल हो गए. अब फॉर एग्जाम्पल एक बीम है हमारा, लेट सपोज उसकी डिफ्लेक्शन है समहाउ 100 मिलीमीटर्स, हम अज्यूम कर रहे हैं कि अब वो मेंबर हमारा पूरा खड़ा है, सारी लोडिंग्स है उसके अंदर, उसकी डिफ्लेक्शन 100 मिलीमीटर से एक्सीड होकर 102 मिलीमीटर हो जाती है. इट विल बी कंसीडर्ड एज आवर स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू द कोलैप्स, आवर स्ट्रक्चर इज फेल इक्विवेलेंट टू द कोलैप्स इन टर्म्स ऑफ सर्विसिबिलिटी. और इसी तरह से अगर आपका बकलिंग के कोई चांसेस अपीयर होते हैं, फटीग के कोई चांसेस अपीयर होते हैं, या वाइब्रेशंस के कोई चांसेस अपीयर होते हैं, दैट विल बी अगेन. सो वी हैव सम लिमिटेड वैल्यूज, कि हमें लिमिट के अंदर एक कुछ वैल्यूज दी गई हैं कि इन वैल्यूज से आपका स्ट्रक्चर जो है एक्सीड कर जाएगा, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ फेल. हम उन वैल्यूज को कंसीडर करके बेसिकली एनालाइज एंड डिजाइन कर रहे होते हैं. According to American Institute of Steel Construction specifications, serviceability limit states are the limiting values affecting the ability of structure to preserve its appearance, maintainability, durability or the comfort. ये सारी चीजें आगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं. सर्विसिबिलिटी के अंदर क्या चीजें हैं? ड्यूरेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, अपीयरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द कंफर्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. अगर ये चीजें डिस्टर्ब नहीं हुई, वी विल कंसीडर दैट लिमिट बेसिकली इज अ सर्विसिबिलिटी लिमिट स्टेट. एंड अगेन according to AISC, the structure should not cross any strength or serviceability limit for a perfect design. All the applicable limits are to be checked by using available procedures. It is important to note that the structural integrity requirements of the applicable building codes are to be checked using the nominal strength and not the design or the allowable strength. The limit states related to the deformations or yielding of the connection components are not considered to satisfy the structural integrity requirements. So ये वही चीजें हैं कि हम ओवरऑल हमारे स्ट्रक्चर को कोड क्या कहते हैं कि अलोएबल स्ट्रेस, या जो आपकी वैल्यूज है बेसिकली, जो प्रोसीजर आपने फॉलो किया लिमिट स्टेट का, कि आपने जो ओवरऑल डिजाइन कंसीडर करना है उसके लिए आपका जो वैल्यूज हैं, ओवरऑल मेजॉरिटी वैल्यूज, दैट मस्ट बी इन द लिमिट स्टेट्स वैल्यू. लिमिट स्टेट्स कौन सी? नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड सेकंड इज इन टर्म्स ऑफ सर्विसिबिलिटी. नाउ वी हैव लोड फैक्टर्स एंड लोड कॉम्बिनेशंस. कि लोडिंग के फैक्टर फॉर एग्जांपल हम फ्रॉम द बैचलर लाइफ हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि व्हेन डेड एंड लाइव लोड्स आर कंबाइंड, हम यूज करते हैं 1.2 फॉर द डेड लोड एंड 1.6 फॉर द लाइव लोड. लेकिन हमारे पास लोड कॉम्बिनेशंस के लोड के फैक्टर जो है 1.2 एंड 1.6 फॉर लाइव लोड जो दोनों थे, वो बेसिकली आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्सेस की वजह से चेंज हो जाते हैं. कि आपका अगर डेड और लाइव एक साथ एक्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, देन द कॉम्बिनेशन इज डिफरेंट.
और अगर इनके साथ आपका कोई विंड का एक्ट हो जाता है तो कॉम्बिनेशन आपकी चेंज हो जाती है। अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो भी चेंज हो जाती है। सो उसके लिए हमारे पास वेरियस जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टीज हैं, लोड कॉम्बिनेशंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। द फैक्टर ऑफ सेफ्टीज आर आल्सो इंक्लूडेड इन द LRFD लोड कॉम्बिनेशंस, और उनकी जो लिस्ट है बेसिकली वो हमारे पास ये है कि LRFD लोड combinations according to ASCE are as under when we have 1.4 D plus F। F बेसिकली क्या है? F आपके पास है फ्लूइड्स। अगर आपके पास लोड डेड लोड प्लस फ्लूइड लोड से एक्ट कर रहे हैं तो आपके पास जो लोड फैक्टर बेसिकली वो 1.4 है। और अगर आपके पास डेड प्लस फ्लूइड प्लस टेम्परेचर प्लस जो है वो सेल्फ स्ट्रेनिंग फोर्स बेसिकली, उसके बाद लाइव लोड है, उसके बाद H जो है वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर्स वगैरह हैं, लेटरल अर्थ प्रेशर्स वगैरह हैं, तो किस तरह से एक्ट कर रहा है। और उसी तरह से अगर हमारे पास जो है वो डेड लोड के साथ जो है वो हमारे पास SR फोर्सेस हैं, L है, W विंड फोर्स है, LR बेसिकली जो है वो हमारा किस चीज़ को शो कराता है, रूफ लाइव लोड्स वगैरह हैं। तो ये हर लोड के हिसाब से, हर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमारे पास जो है 7 डिफरेंट LRFD को लोड कॉम्बिनेशंस हैं। कि अगर एक लोड आपका डेड है उसके साथ अगर लाइव एक्ट कर रहा है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, अगर डेड है उसके साथ फ्लूइड लोड से एक्ट कर रहे हैं तो हम किस तरह से ट्रीट करते हैं स्ट्रक्चर को LRFD कंडीशंस के अंदर। तो ये आपके पास वेरियस जो है वो स्ट्रेस जो है वो फोर्सेस वगैरह की कॉम्बिनेशंस हैं, और ये आपके पास सिविल जो है वो फोर्सेस हैं, डेड लोड, लाइव लोड, रूफ लाइव लोड, विंड लोड, स्नो लोड, earthquake लोड, वी हैव आल्सो रेन वाटर आइस लोड, हॉरिजॉन्टल लेटरल प्रेशर्स, वी हैव फ्लूइड लोड्स, उसके बाद सेल्फ स्ट्रेनिंग फोर्सेस वगैरह जो कि टेम्परेचर या इंटरनल बॉडी के अंदर स्ट्रेनिंग फोर्सेस जनरेट होती हैं। Then we have ASD load conditions, allowable stress design method की load conditions क्या कहती हैं कि if we have dead plus fluid load again D plus F plus H plus L plus T several forces हैं, तमाम forces almost जो formulas वगैरह हैं, जो notations हैं वो basically similar हैं, जो पीछे स्लाइड के ऊपर आप देख आए हो, यही नोटेशन सिमिलर है दोनों केसेस के अंदर। और ये आपके पास इसकी लोड फैक्टर की जो कंडीशंस हैं, लोड कॉम्बिनेशंस की, द फैक्टर ऑफ 0.7 with the earthquake load may be replaced with 1 if this load is calculated by some earlier code giving the service load in place of the ultimate load। तो ये आपके पास डिफरेंट जो है वो फोर्सेस और कंसीडरेशंस गिवन है, इनको हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद सिंप्लीफाइड लोड कॉम्बिनेशंस बेस्ड ऑन व्हेन लोड्स हमारे पास SR H, F, E एंड T लोड जो है वो एक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमारे पास जो LRFD की सिंपलेस्ट जो मॉडिफाइड वर्जन है बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास 1.4 इंटू डेड लोड, 1.2 इंटू डेड लोड प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड प्लस 0.5 इंटू जो रूफ लाइव लोड, उसके बाद डेड लोड, लाइव लोड, उसके बाद विंड आ जाता है तो हमारी कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाती है। अगर डेड, विंड, लाइव एंड रूफ लोड आ जाता है तो हमारी कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। लाइव नहीं है, सिर्फ डेड और विंड एक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो जाती है। तो ये हमारे पास ओवरऑल जो है वो ये ASD की जो सिंपलेस्ट लोड कॉम्बिनेशंस हैं, अलोवेबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड की, इनको भी हम यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। उसके बाद हमारे पास है लाइव लोड रिडक्शन। इवन सम केसेस के अंदर ऐसे भी होता है कि फॉर एग्जांपल एक आपकी कंप्लीट स्लैब है, उसके जो हाफ पोर्शन है उसके ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, हाफ पोर्शन के ऊपर बिल्कुल माइन्यूट से फोर्सेस हैं। उस केस के अंदर आप एक लाइव लोड रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करते हो, इस फार्मूला की वजह से आप उसकी जो इंटेंसिटी है उस पोर्शन के अंदर उसको कम कंसीडर करके भी डिजाइन कर सकते हैं। तो वहां पे हम किस तरह से रिड्यूस करते हैं उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, और ये आपके पास जो फैक्टर्स हैं इनकी सजेस्टेड कोड्स की तरफ जो वैल्यूज हैं वो ये है बेसिकली। Now assignment number 3. In first question, explain the design methods used for the analysis and design of structural steel members। कि हमने जो मेथड डिस्कस किए उनमें से आपने मेथड को एक्सप्लेन करना है, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और मेथड्स को एक्सप्लेन भी करना है। Also highlight the major differences between ASD and LRFD methods, allowable stress design method and LRFD load resistance factor design method के अंदर क्या फर्क है उनको आपने हाईलाइट कराना है। एंड सेकंड क्वेश्चन बेसिकली इज कनेक्टेड विद द प्रीवियस लेक्चर्स, एक्सप्लेन द मैकेनिक्स ऑफ थिन वॉल्ड मेंबर्स। थिन वॉल्ड मेंबर्स बेसिकली हम इंडस्ट्री के अंदर जो आपके कोल्ड फॉर्म स्टील के मॉडिफाइड वर्जन, जो एडवांस स्टील के मॉडर्न शेप्स हैं के थिन वॉल्ड मेंबर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर।
इनका जो मेजर यूजेजेस है एज इक्विपमेंट बनाने के लिए, हेलीकॉप्टर्स बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए, उनके अंदर नहीं जाना। एज ए सिविल इंजीनियर थिन वॉल्ड मेंबर्स हम कहाँ यूज करते हैं, उसकी मेजर कंपोजिशन क्या है, वो किस तरह से बनते हैं, उसके बाद जो है आपको उनको समराइज करना है अच्छे तरीके से, और जो है वो अप टू नेक्स्ट क्लास आपने सबमिट कराना है। ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको इसी मेरी स्लाइड्स में से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बाकी आप बुक से हेल्प ले सकते हैं। और ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट और समथिंग। आप हेल्प ले सकते हैं इंटरनेट और डेटाबेसेस वगैरह की। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।